Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 22nd August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू बेंच टू हियर अ कावेरी वाटर इशू. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो रिवर होती है, रिवर को लेकर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स यहाँ पे अराइज होते रहते हैं. क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि जो रिवर होती है वो एक स्टेट से होकर तो नहीं गुजरती है ना. रिवर यहाँ पर ये नहीं देखते कि ये किस बाउंड्री को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, किस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रही है. तो कई बार क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट में क्या होती है, फ्लो होती हैं आपकी. इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है, आपका वाटर डिस्प्यूट अराइज होता है. जो अपर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं वो कहते हैं हम यहाँ पर पानी कम छोड़ेंगे. यहाँ पर जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अपर राइपेरियन स्टेट जो है वो पानी इतना नहीं दे रहे हैं जितनी हमें यहाँ पर जरूरत होती है. ओके, इसी के चलते आपका यहाँ पे एक डिस्प्यूट आता है जिसे हम कहते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट. ये जो कावेरी वाटर इशू है ये आज का इशू नहीं है, ये 100 साल मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही पुराना, सालों साल पुराना यहाँ पर ये इशू चल रहा है. इसमें यहाँ पर अभी तमिलनाडु ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मतलब की डिमांड की है कि जो कर्नाटका है यहाँ पर उनसे यहाँ ऑर्डर दिया गया था कि कर्नाटका क्या करे, उनको एक पॉइंट दिया गया था कि इतना वाटर वो क्या करे, 36.76 TMCFT वाटर वो क्या करे, रिलीज करे. बट कर्नाटका यहाँ पे क्या कर रहा है, इतना वाटर रिलीज नहीं कर रहा है. अब देखिए कई बार क्या होता है, जो ये रिवर्स होती हैं, अगर बारिश अच्छी हो गई तो वाटर मतलब वहाँ पर अच्छा है, वाटर मतलब आपका क्या है, वाटर का लेवल अच्छा है. बट अगर बारिश कम होती है, आपका रेनफॉल कम होता है तो वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इसी के चलते आपने देखा होगा कर्नाटका का कहना ये है कि अगर हम जितना यहाँ पर उन्होंने डिमांड करी है पानी छोड़ने की, अगर हम पूरा पानी यहाँ पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटका में वाटर स्ट्रेस आ जाएगा. इसी के चलते आप लोगों ने याद होगा, अगर आप लोगों को, हमने एक प्रोजेक्ट की बात करी थी, मेघदातु प्रोजेक्ट. यहाँ पे ये कौन बना रहा है, आपका कर्नाटका बना रहा है. क्यों बना रहा है? क्योंकि जो बेंगलुरु है वहां पर वाटर डिस्ट्रेस हो रहा है. बेंगलुरु में पानी की कमी हो रही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे मेघदातु डैम को बनाया जा रहा है जिससे हम क्या कर सके, बेंगलुरु में यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके. ओके, ये हो गया कर्नाटका का. नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की. तो तमिलनाडु, पहले आप मैप देखिए, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि पहले आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो चीज़ें. कर्नाटका ये देखिए अपर राइपेरियन स्टेट है, ऊपर है मतलब रिवर का ओरिजिन यहाँ पे कर्नाटक से हो रहा है. उसके बाद ये जो रिवर है आपकी नीचे की तरफ आ रही है और कहाँ आ रही है, यहाँ पे तमिलनाडु में. ठीक है, तो इसमें मेनली तीन स्टेट है और एक यहाँ पर यूटी आपकी इन्वॉल्व है टोटली. अगर हम कावेरी जो आपका वाटर डिस्प्यूट है इसमें 4 यहाँ पर टोटल है. ओके, 3 यूनियन स्टेट्स हैं आपके, 3 स्टेट्स और 1 यहाँ पर आपकी यूनियन टेरिटरी आ जाती है. अब यहाँ पे तमिलनाडु का ये कहना है कि उनका लार्ज सेक्शन जो है यहाँ पर किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. और जो एग्रीकल्चर यहाँ पर डिपेंड है तो इरीगेशन का मेन जो सिस्टम है, मेन उनका जो सोर्स है वो क्या है, कावेरी वाटर है. तो अगर यहाँ पर कर्नाटक यहाँ पर क्या करता है, वाटर इतना रिलीज नहीं करता है तो तमिलनाडु में क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, तो व्हाट इज द इशू, ये आपको आई होप क्लियर होगा. अभी न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं. न्यूज़ ये कहती है, अभी ये जो पूरा केस है वो कहाँ गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो कावेरी वाटर इशू है इसकी सुनवाई के लिए हम एक न्यू बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. तो आई होप आपको जो न्यूज़ है वो यहाँ पर क्लियर होगी. अब हम यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है, सबसे पहले तो हमारे निकल कर आता है कावेरी वाटर. जो कावेरी रिवर है इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है. उसके बाद यहाँ पर जो इशू है इसे पढ़ना है और उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक क्या आ जाता है, यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, तो एक टॉपिक से हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक निकल कर आते हैं जिससे हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. अब कावेरी रिवर की बात करते हैं. ये इसको हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मतलब कि जो आपका साउथ इंडिया है, एक गंगा आपकी नॉर्थ इंडिया में है और अगर हम कावेरी रिवर को देखें तो जो आपका साउथ इंडिया है वहां पर इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं. तमिलनाडु में इसे पौनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज द 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कावेरी रिवर आपकी 4th लार्जेस्ट रिवर है.
ओके। अब यहाँ पर आप देखिए तो कावेरी रिवर का जो राइज होता है वहाँ पर 1340 किलोमीटर एट द ताला कावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज नियर चेरांगला विलेज ऑफ कोदरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी देखिए ये जो न्यूज़ है आपकी कावेरी जो इशू है ये 3 से 4 बार आ चुका है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कावेरी रिवर। ओके, यहाँ पर देखिए कावेरी रिवर का जो बेसिन है वो कितना ज्यादा एक्सटेंडेड, यहाँ पे तमिलनाडु आता है, आपका कर्नाटका आता है, केरला आता है, उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी आती है आपकी पुडुचेरी। ओके, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं कावेरी रिवर की। तो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? हरांगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाती है आपकी कंबानी, लक्ष्मण तीर्था, सुवर्णवती, भावनी, नोआली एंड अमरावती। तो ये क्या है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो कावेरी रिवर है ये क्लियर होगा। अब आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं, ये यहाँ से इसका ओरिजिन होती है, फिर यहाँ से ऐसे जाते 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 ये आपकी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में इसका लास्ट ड्रेनेज हो जाता है। ओके, अब डिस्प्यूट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपका डिस्प्यूट होता है किसके बीच में पहले अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है कर्नाटका से। ठीक है, इसमें हमें पता है कि 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और एक आपकी यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व है। ये जो आपका डिस्प्यूट है ये 150 ईयर्स ओल्ड डिस्प्यूट है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी 1892 से आप देखेंगे और 92 के बीच में, यहाँ पर जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी थी तो उस टाइम से यहाँ पर क्या चल रहा है, ये डिस्प्यूट हमारे बीच में कावेरी रिवर को लेकर चल रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे द जेनेसिस ऑफ द डिस्प्यूट इज 150 ईयर्स ओल्ड एंड डेटेड बैक टू 2 एग्रीमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन इन 1892 एंड 1924 बिटवीन द देन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिस्प्यूट है कितने साल पुराना है, 150 साल पुराना है। ठीक है, इसी के चलते हमारे 2 एग्रीमेंट भी हुए थे, जिसका नाम क्या है 1892 में एक बार हुआ था और दूसरा 1924 में हुआ था, जब यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी थी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को। फिर यहाँ पे जो आपका जो स्टेट्स है मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तमिलनाडु और कर्नाटका ये स्टेट्स यहाँ पर आते हैं। फिर 1974 में फिर से ये स्टार्ट होता है आपका। इसमें क्या होता है कि मतलब कि कर्नाटका यहाँ पर जो वाटर है उसको डाइवर्ट करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु को ये बात पसंद नहीं आती है, तो तमिलनाडु यहाँ पर क्या करता है, डिमांड करता है कि ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाए। इसी के चलते यहाँ पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी क्रिएट किया जाता है आपका 1990s में। ओके, यहाँ पर 17 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल आपका 1990 में क्रिएट होता है। उसके बाद इसका जो फाइनल ऑर्डर आता है आपका 2007 में आता है। कब आता है? 2007 में आता है। यहाँ पे पूरा डेटा निकलता है कि यहाँ पर कौन सा जो स्टेट है कितना वाटर यहाँ पर यूज करेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे द एलोकेशन कितना होता है वाटर का। तमिलनाडु को यहाँ पर 404.25 TMC मिलता है, कर्नाटक को यहाँ पर 284.75, फिर हम केरल की बात करते हैं 30 TMC एंड पुडुचेरी को 7 TMC। ठीक है, फिर 2018 में फिर से यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट कावेरी अ नेशनल एसेट एंड लार्जली अपहेल्ड अ वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट डिटरमाइंड बाय कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को पढ़ा है, उसमें यहाँ पर जो पूरा ज्यूरिडिक्शन है वो पार्लियामेंट के पास है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 262 है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो हमारा क्लॉज 2 आप पढ़ेंगे तो ये प्रोवाइड करता है बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट मेंशन अबव। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम अभी जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आ रहा है, तो ये कैसे आया? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होता है कि आप डायरेक्ट कोई भी जो पार्टी है वो डायरेक्टली अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी इशू को लेकर। अभी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अगर हमें अपील करना है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वो किस आर्टिकल के अंदर आप कर सकते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिस्प्यूट है ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका क्या आ जाता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आता है। ये क्या है आपका, हमें पता था कि ये जो रिवर्स को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होना ही था, तो इसके चलते हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पहले से ही इस आर्टिकल को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। तो आपका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 262।
आर्टिकल 262 में यहाँ पर आपके 2 क्लॉज देखने को मिलते हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। आर्टिकल 262 क्लॉज 1 इज से पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइडेड for adjudication of any dispute or complaint with the respect of the use, distribution or control of the water or। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इंटरस्टेट रिवर वाटर के बीच में और रिवर वैली को लेकर, तो वहां पर जो उसकी कंप्लेंट उनको फाइल की जाएगी और लॉ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो क्या कर सके, उस केस को रिजॉल्व कर सके। आर्टिकल 262 क्लॉज 2 क्या कहता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी कोर्ट का क्या होगा, कोई भी ज्यूरिडिक्शन वो मतलब कि खुद से आकर वो कोई भी ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 262 है, उन्होंने ये 2 चीज एनेक्ट की थी कि हम क्या करेंगे, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। बट अब तक हम ये देख रहे हैं कि अब तक कोई भी यहाँ पर रिवर बोर्ड को क्रिएट नहीं किया गया है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये आपका आता है, जिसके तहत यहाँ पर इफ पर्टिकुलर स्टेट और स्टेट्स अप्रोचेस द सेंटर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, द सेंटर शुड ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर बाय कंसल्टेशन अमंग द एग्रीव्ड स्टेट। यहां पर अगर कोई स्टेट, ये आपका एक्ट आता है, कब आता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये एक्ट आपका 2 से 3 बार अमेंड भी हो चुका है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगर इस टॉपिक को आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अभी हाल ही फिलहाल में ही इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया है। इसमें एक्चुअली ये है कि अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो पहले यहाँ पर कंसल्टेशन किया जाएगा जो एग्रीड स्टेट्स हैं उनके बीच में, कि हम पहले थोड़ी कंसल्टेशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, शायद उससे इशू ये क्या हो जाए, आपका रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल मतलब ये जो पूरा टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कल का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया था कि आपके पास क्या है, ये फॉलोइंग प्लेसेस हैं और आपको ये बताना था कि इसमें से कौन से प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव आते हैं। ठीक है, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव यहाँ पर कौन कौन से ये जो प्लेसेस है वो आते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, पहला था गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, थर्ड वाज गल्फ ऑफ एडन एंड फोर्थ वाज पर्शियन गल्फ। तो हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम जैसे कि ये ग्लोब देखेंगे, आपका ये जो आपकी मिडिल लाइन होती है वो इक्वेटर होती है, इसके ऊपर आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा यहाँ पर होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव कौन कौन से यहाँ पे प्लेसेस आते हैं। तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर किया है और जिन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, तो पहले वो वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, आप लोकेशन देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, तो ये है आपका इंडिया, आपको इंडिया दिख रहा होगा, और ये है श्रीलंका, ये है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। आई होप आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे आपका पाक स्ट्रेट आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एडम्स ब्रिज भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। आपको लोकेशन भी यहाँ पर याद होनी चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ईरान आपने देखा है, ओके, यहाँ पर ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये है हमारा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान भी आपको दिख रहा होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान और ये है हमारा पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन की। तो ये है हमारा येमेन, ये इथोपिया, ये सोमालिया, ये इट्रिका, यहाँ पे सूडान है आपका, और ये है सऊदी अरेबिया। ये हमने रेड सी यहाँ पे पढ़ा था, ओके, रेड सी, और यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन आ जाता है, और ये है आपका अरेबियन सी। तो ये है आपका गल्फ ऑफ एडन। तो आई होप आपको लोकेशंस यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। तो इसी तरीके से आप मैप देखते रहिए, आप जितना ज्यादा मैप देखेंगे ना उतनी ज्यादा लोकेशंस आपके माइंड में यहाँ पे क्लियर होंगी। देखिए पर्शियन गल्फ, ये आपको यहाँ पे दुबई दिख जाता है, और ये आपका अबू धाबी है, आपका ये यूएई है, ठीक है, और इसके साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पर्शियन गल्फ। आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका है, ये पर्शियन गल्फ, यहाँ पे यूएई, ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है। अभी सऊदी अरेबिया से रिलेटेड आपका एक आर्टिकल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कंसिडर द फॉलोइंग, कि गल्फ ऑफ मन्नार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन एंड पर्शियन गल्फ। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, और गल्फ ऑफ एडन भी यहाँ पे गलत है। आपका राइट ऑप्शन है 2 and 4 ओनली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन
पर्शियन गल्फ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव यहाँ पर लाई होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो लोकेशन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव है कौन कौन सी है? गल्फ ऑफ मन्नार लाइज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। जैसे कि आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आप देखेंगे तो उसमें साउथ में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो ये आपका ये भी हॉर्मुज क्या है? लाइज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, गल्फ ऑफ एडन लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड पर्शियन गल्फ आपका कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ, ये कहाँ है आपका? अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, ये आपका ऑर्डर होगा और यहाँ पर हमें जितने भी माउंटेन रेंजेस है उसको हमें क्या करना है? आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके पास क्या क्या है? यहाँ पे हिमालयाज है, अल्तुन शान, अल्ताई माउंटेन, कुलन शाह एंड तियान शान। तो इसमें से आपको इन सारे जो आपकी जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको आपको अरेंज करना है। कैसे? पहले नॉर्थ में कौन सा आएगा, उसके बाद फिर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, है ना? तो आपको इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century which of the following kingdoms were holding power in North India। अब आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, किसका है आपका? ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब यहाँ पर गुप्तास डिक्लाइन हुए थे, गुप्तास का क्या होता है? डिक्लाइन होता है और उसके बाद यहाँ पर हर्षवर्धन का राइज होता है इन द अर्ली 7th century। 7th century में जो गुप्ता थे आपके, गुप्ता जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो हर्षवर्धन थे उनका यहाँ पर क्या होता है? राइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। हम नदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता एम्पायर था आपका, वो नदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो उस टाइम पे जब यहाँ पर हर्षवर्धन का राइज हो रहा था, तो जब आपका अर्ली 7th century था तो उस टाइम पीरियड पर नदर्न इंडिया में कौन कौन से किंगडम यहाँ पर पावर को होल्ड कर रख रहे थे, ये आप लोगों को बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? द गुप्ता ऑफ मगधा, द पारामस ऑफ मालवा, द पुष्यभूतिस ऑफ तानेश्वर, द मुखारिस ऑफ कन्नौज, यादव्स ऑफ देवागिरी एंड मैथिक रक्ष ऑफ वल्लभी। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन नहीं है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2 एंड 5, 1, 3, 4 एंड 6, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो अब चलिए मूव करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा 2nd आर्टिकल है नो गवर्नेंस एसेंट मणिपुर असेंबली सेशन आर नॉन स्टार्टअप। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी असेंबली स्टार्ट होती है ना, आप सभी को पता है जब भी असेंबली का स्टार्टअप होता है तो जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो नोटिफिकेशन देती है किसको? आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर होते हैं और सेंटर की बात करते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे एडवाइस करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर असेंबली का सेशन बुलवाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो क्या होता है आपका सेशन को बुलवाने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जो इशू होता है वो कौन करता है? आपका पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और या तो गवर्नर करते हैं, स्टेट में गवर्नर और आपका जो सेंटर होता है वहां पर प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मणिपुर में असेंबली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने देखा, असेंबली की हम बात करते हैं तो 60 मेंबर्स की आपकी मणिपुर की असेंबली है। ओके, तो आप देखेंगे तो 60 मेंबर मणिपुर असेंबली फेल टू होल्ड अ स्पेशल सेशन ऑन मंडे टू डिस्कस द एथनिक वायलेंस इन द स्टेट ऑफ Raj Bhavan did not issue a notification to convene the despite a recommendation from the state cabinet। स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि हमें क्या करना है, एक मतलब कि असेंबली को बुलवाना है, बट जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट सेशन होना है वो 2 सितंबर से पहले होना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 174 क्या कहता है कि कोई भी जो हाउस है आपका, जो लेजिस्लेचर है या स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको यहाँ पर साल में 2 बार मिलना होता है और जो असेंबली का सेशन होता है उसमें 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते अगर हम देखें जो मणिपुर का जो स्टेट असेंबली है उसकी मीटिंग कब होनी चाहिए, 2 सितंबर से पहले होनी चाहिए। और कोई भी यहाँ पे असेंबली की मीटिंग होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है 15 डेज से पहले दिया जाता है।
क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे प्रिपरेशन भी करनी पड़ती हैं। तो 15 डेज से पहले यहाँ पर क्या होता है, आपका नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। वो यहाँ पर एक तरीके से क्या करते हैं, बुलवाते हैं कि हाँ हमें क्या करना, आपकी असेंबली करनी है। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर में जो गवर्नर है वो अपना एसेंट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। एक तरीके से क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर असेंबली नहीं होती है तो वहां पर एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फेल होती हुई, जो गवर्नमेंट मशीनरीज है वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के चलते अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहता है तो क्या हो सकता है, आपका जो प्रेसिडेंट रूल है वो मणिपुर में आपका लग सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल 174 जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 174 ये कहता है कि जो आपका हाउस होता है, हाउस और जो हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं वो यहाँ पर साल में 2 बार उनकी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो उनके बीच मीटिंग जो होती है, आपकी असेंबली की मीटिंग होती है, उनके बीच में जो गैप होता है वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, जस्ट अ मिनट, ओके ना, द ब्रिस्क टेस्ट फॉर द इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रिथोरिक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रिस्क की। आपकी इसकी मीटिंग आज से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ब्रिस्क क्या है आपका, यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हमेशा से ही मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ रहा है कि जो वर्ल्ड होना चाहिए वो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के होते साथ साथ इंडिया के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डायलेमा हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक डायलेमा क्रिएट होकर सामने निकल कर आता है। ब्रिस्क की बात करते हैं तो देखिए, जो आपका यहाँ पे ब्रिस्क होता है और हम एससीओ की बात करते हैं, ये जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे हैं, यहाँ पर स्ट्रांगली, यहाँ पर अगर हम इसकी स्ट्रांग प्रेजेंस देखते हैं तो यहाँ पे आपका चाइना भी है, ठीक है। यहाँ पर आपका रशिया है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नेशंस हैं जिनके साथ हमारे जो रिलेशन है, इंडिया के रिलेशन, वो हमें क्या करने हैं, अच्छे करने हैं। तो एक तरफ तो इंडिया क्या है, इसका भी पार्ट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो सारे नेशन है वो किसके अगेंस्ट में है, आपके यहाँ पर ये वेस्ट के अगेंस्ट में है। क्योंकि जो जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम यूएन की बात करते हैं, यहाँ पे यूएनएससी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बोलबाला है वो किसका होता है, आपका वेस्टर्न कंट्रीज का होता है। और इस टाइम पर जितने भी आपके नेशन, जैसे कि हम क्वाड की बात करते हैं, आपका यहाँ पे G20 है, यहाँ पर हम G7 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी नेशन है, मतलब ये जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो किसके अगेंस्ट में, आपके एक तरीके से आप देखेंगे ये प्रो वेस्ट हैं। कैसे हैं, प्रो वेस्ट हैं। ये रशिया यूक्रेन जो वॉर है, सिर्फ इसके अलावा और कोई भी बात यहाँ पर नहीं करते हैं। बट एट प्रेजेंट में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, क्या क्या है यहाँ पर, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, तो इन टॉपिक्स पर यहाँ पर बात ही नहीं की जाती है, ठीक है। तो इंडिया तो मेंबर यहाँ पर किसका भी है, इंडिया का अगर हम पार्ट देखें तो इंडिया G20 का भी आपका मेंबर है, क्वाड का भी यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे ब्रिस्क का भी मेंबर है और एससीओ का भी यहाँ पर क्या है, मेंबर है। तो इंडिया के लिए एक तरीके से डायलेमा यहाँ पर हो जाता है कि वो किसको यहाँ पर क्या करे, सपोर्ट करे ज्यादा और किसको सपोर्ट ना करे, है ना। तो इंडिया को क्या है, एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी होगी, जिसमें यहाँ पर ये जो आपका प्रो चाइना वाला ये ग्रुप है, एक तरीके से आप देखें तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर चाइना ही अभी क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रहा है। और इन ग्रुप्स की बात करते हैं G20 और क्वाड G7 की, तो यहाँ पर जो है आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपकी यूएसए स्पेशली हम बात करते हैं, तो वहां पर यूएसए का क्या है, आपका बोलबाला है, प्रो यूएसए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो इस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर आता है। जो आपका ब्रिक्स है वो बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आता है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आता है। इसमें ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, क्यों निकल कर आता है, क्योंकि ये एक तरीके से चाइना को यहाँ पर काउंटरिंग कर रहा है। चाइना क्या करना चाहता है, डॉलर को काउंटर करना चाहता है। चाइना क्या करना चाहता है, डॉलर को यहाँ पर काउंटर करना चाहता है और ये डी डॉलराइजेशन की बात करता है। यहाँ पर हमने बात करी ब्रिक्स में, आप देखेंगे हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो हम यहाँ पर बात करते हैं किसका यहाँ पर बोलबाला होता है, आपका यूएसए का होता है, आपका जो अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका बोलबाला होता है। तो इसके अगेंस्ट में हमने ब्रिक्स के चलते क्या डेवलप किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया कि हम क्या करेंगे, इसके चलते यहाँ पर जो आपकी एशियन कंट्रीज है उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 90 नेशंस की, 90 से भी ज्यादा जो नेशंस है उनकी पिटीशन रखी हुई है, एक तरीके से उनका एक
रखा हुआ है कि वो किसका, जो ये ब्रिक्स इसकी मेंबरशिप यहाँ पर चाहते हैं। इवन जो आपका पूरा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपके नेशंस निकल कर आ रहे हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें बातचीत भी की जाएगी क्या हम जो ब्रिक्स का एम्बिट है उसको इंक्रीज करें या ना करें। अब इंडिया के लिए क्या डायलेमा निकल कर आता है, देखिए इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर इंडिया क्वाड की तरफ यहाँ पे ज्यादा झुकता है, G7 की तरफ जाता है और G20 की तरफ जाता है, तो भी इंडिया के लिए यहाँ पर ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है ना, हमें अगर ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना होगा, पहले एशिया में उसका यहाँ पर क्या होना होगा, एक स्ट्रांग पोजीशन को होल्ड करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर हमारी जो स्ट्रांग कमांड कहाँ होनी चाहिए, SCO में और हमारी ब्रिक्स में होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी अच्छी कमांड नहीं हुई तो चाइना यहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्ट्रांग फैक्टर निकलकर सामने आ जाएगा और वो क्या होगा, ग्लोबल साउथ का अपने आप को एक तरीके से लीडर क्लेम करेगा। क्योंकि क्या है, वो लीडर यहाँ पर है। क्योंकि चाइना भी एक तरीके से अभी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो चाइना ये कहता है इंडिया से कि आपको क्या करना चाहिए, जितने भी यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस हैं उनका साथ देना चाहिए, ना कि एक डेवलप्ड नेशन के यहाँ पे साथ में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस आर्टिकल में पूरा यही बात की जा रही है कि अगर हम देखें डी डॉलराइजेशन की भी बात करते हैं तो इंडिया एक तरीके से बैलेंस अप्रोच लेना होगा। क्योंकि अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो आपका जो युआन है, चाइनीज जो करेंसी है, वो यहाँ पर स्ट्रांग होकर निकल कर आएगी, है ना। तो एक तरीके से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंक्रीज यहाँ पर हो ही रहा है, स्प्रेड हो रहा है। उसका जो BRI प्रोजेक्ट है, डिप्लोमेटिक यहाँ पे जो बैथविड्थ है, उसके थ्रू यहाँ पे क्या कर हो रहा है, आपका चाइना एक्सपेंड हो रहा है। तो एक तरीके से हमारे लिए जो सबसे बड़ा डायलेमा है इस टाइम पर क्या है, चाइना है। अगर USA स्ट्रांग होकर निकल आता है तो ये इतना बड़ा हमारे लिए कंसर्न नहीं जितना हमारे लिए चाइना सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर है। ओके, तो इस आर्टिकल में सिर्फ यही डिस्कस किया गया है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, तो देखिए जैसे हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर चाइना और इंडिया की, किसकी, चाइना और इंडिया की हमने बात करी कि ग्लोबल साउथ का यहाँ पर क्या बनना है, लीडर कौन होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो रहा है ना कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लोबल साउथ के जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पर जो बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, UN है, UNSC है, वहां पर उनका कोई भी बातचीत नहीं होती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ क्या आपकी सारे यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो ग्लोबल साउथ के यहाँ पर नेशन में आते हैं। तो इंडिया चाइना भी एक तरीके से अपने आप को ग्लोबल साउथ का मेंबर मानते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये कि ग्लोबल साउथ को कौन लीड करेगा, इंडिया या चाइना। इसी तरीके से अगर आप गल्फ नेशन में जाएंगे तो वहां पर आपकी दो कंट्रीज आ जाती हैं, सऊदी अरेबिया और UAE। आप लोकेशन देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है आपका सऊदी अरेबिया और ये है आपका UAE। ठीक है, अब दोनों कंट्रीज में यहाँ पर सेम रिलीजन है, सारी चीजें एक जैसी हैं, उनका जो लोकेशन वो भी सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट हम देखें पहले तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या थे, सही थे। अभी आप सभी को ये भी पता होगा कि जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, नेचुरल आपका जो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम ऑयल यहाँ पर होते हैं। और ये जितने भी नेशन है, सऊदी अरेबिया, UAE, ये ओपेक जो है, ओपेक प्लस यहाँ पे इन कंट्रीज के क्या है, मेंबर हैं। अब ये कंट्रीज क्या करती रहती हैं, आपस में यहाँ पे साथ में आती हैं, कॉपरेशन करती हैं। वो क्या करती हैं, यहाँ पे तेल का जो प्रोडक्शन होता है, आपका ऑयल का प्रोडक्शन, उसको कम और ज्यादा करती रहती हैं। क्या करती हैं, कम और ज्यादा करती रहती हैं। अगर ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाए, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, ओपेक प्लस की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि हम ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पर कम करेंगे। क्या करेंगे, ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे। बट UAE ने यहाँ पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ऑयल का प्रोडक्शन जितना करते थे उतना ही करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने ये कहा कि हम ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे, बट UAE इसमें साथ नहीं दे रहा है। UAE ने ये कहा कि हम ऑयल का प्रोडक्शन जितना कर रहे थे हम उतना ही करेंगे। इसी के चलते सऊदी अरेबिया में और UAE में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, दोनों जो नेशंस हैं, एक तरीके से यहाँ पर हम येमेन की बात करते हैं, ओमान की बात करते हैं, यहाँ पर सूडान की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कंट्रीज हैं अलग अलग जनरल को और अलग अलग पार्टीज को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, देखिए सऊदी अरेबिया एक तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जो आपकी अरब लीग है ना, उसका क्या है, मेंबर है, उसको लीड करता है यहाँ पे। और ये जो अरब लीग है वो किसके अगेंस्ट में, आपका इजराइल के अगेंस्ट में, इजराइल को काउंटर करने के लिए यहाँ पे अरब लीग आपकी एक तरीके से काम कर रही है। तो UAE को आप देखेंगे, UAE यहाँ पर उसने अब्राहम एकॉर्ड को यहाँ पर साइन किया हुआ है।
जो कि क्या कर रहा है, एक तरीके से इजराइल जो है आपका उसको सपोर्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इस रीजन में भी सिर्फ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, पर्टिकुलर कोई भी रीजन होता है, हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम एशिया में बात करते हैं, जब हमारा एशिया आ जाता है वहाँ पे चाइना वाला जो हमारा है ना, चाइना और आपका क्या हो जाता है इंडिया, तो यहाँ पर एक होल्ड लगी रहती है कि उस रीजन में कौन लीड करेगा। तो सेम रीजन यहाँ पे सेम चीजें यहाँ पर भी आ जाती हैं कि इस रीजन में जो आपका ये गल्फ नेशन है, गल्फ कंट्रीज है, यहाँ पर कौन किसको लीड करेगा, इस रीजन को कौन लीड करेगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, मतलब कि दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये इशू क्या है ये आपको पूरा क्लियर होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ जाती है, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कल कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इस टास्क को कंप्लीट किया या नहीं किया। आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर कुछ लोकेशंस दी गई हैं, गल्फ ऑफ एदन, प्रीमियम आइलैंड और यहाँ पे बाब अल मनाब और स्कोत्रा आइलैंड। ठीक है, येमनी पोर्ट्स। तो ये सारी जो लोकेशन है आप मैप में इसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे और फिर कल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज ही आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें अच्छे से, फिर इस लोकेशन को यहाँ पे लोकेट करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर ये लोकेशन आपको कहाँ पर कैसे दिखाई देती है, आप लोगों ने इसे कंप्लीट किया या नहीं किया। आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्या था ये भी यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रिक्स के बारे में और चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ब्रिक्स क्या है आपका, एक वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ये 2001 में आपका बनता है। ओके, और इसके यहाँ पे मीटिंग्स आपकी होती रहती हैं। हम बात करते हैं तो जो पहले देखते हैं हम जो ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ये बहुत बड़ा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इस बार यहाँ पर मतलब सॉरी ये 2023 है, इसको इंडिया चेयर कर रहा है। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं इसमें, न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, कॉग्निजेंट रिजर्व एग्रीमेंट यहाँ पर है आपका, ब्रिस्क पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पर है ना, आपका जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके लिया गया है। तो आपका क्या है यहाँ पर ब्रिस्क पेमेंट सिस्टम भी, कस्टम एग्रीमेंट्स है और यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर इन कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब कि कंट्रीज के बीच में स्पेस सेक्टर में भी क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द सुपर पावर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। अभी हाल ही फिलहाल में हमारी जो स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि आजकल के जो बच्चे हैं है ना, सभी आप देख रहे हैं, सिर्फ बच्चों को ही बात नहीं कर रहे हैं, सभी लोग स्पेशली यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है कि वो क्या कर रहे हैं, जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम Amazon प्राइम की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स हुआ आपका है ना, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार प्लस, ये सारे आपके क्या होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनका वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या आपको समझ में आया इसमें से, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि उनकी एजुकेशन पर, उनके माइंड पर, उनकी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज है उससे बहुत ही लार्जली इंपैक्ट कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप इनका यूज किस लिए करते हैं, हम यहाँ पर जो आपके मूवीज होते हैं, सीरीज होते हैं, इन सारी चीजों को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 49.3% of parents whose children use gadgets, 76.7% said their children mainly use mobile phones to play video game। यहाँ पर पूरा सर्वे किया जा रहा है, इसमें ये बताया गया कि 76.7% जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए। ओके, यहाँ पर 56% जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं मूवीज देखने के लिए। 35% जो बच्चे हैं वो एक्सेस करने के लिए, मतलब कि कोई भी ऑनलाइन मटेरियल है एजुकेशन से रिलेटेड उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। सिर्फ 19% बच्चे ही यहाँ पर जो है अटेंड करते हैं ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उनको मतलब देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें एक सजेशन दिया गया है इस आर्टिकल में कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इवन यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भी उन्होंने कहा था कि स्कूल्स में मोबाइल फोन का क्या करेंगे, हम बैन करेंगे, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है बच्चों के माइंड पर। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लेटर स्टेज में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी कि कितना ज्यादा मेंटली इंपैक्ट कर रहा है बच्चों को। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स का तो यूज किया ही जा रहा है, तो हम OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन को क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम एजुकेशन का यूज कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। OTT प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि अभी हमें बात की जाती है कि हमें ये कंटेंट देखना चाहिए, हम ये मूवी देखते हैं, ये सारी चीजें सीरीज देखते हैं, तो उनके प्लेस पर हम जो एजुकेशनल वीडियोज हैं इस तरीके की चीजों को क्या कर सकते हैं, उनको भी ला सकते हैं, जैसे सिर्फ बच्चे क्या करें, उन्हें भी देखें और उनको भी सुने।
ओके तो यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म एक सुपर पावर की तरह हमारे सामने नजर आ सकते हैं। तो देखिए, सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग ऑन ऑल इंडियन लैंग्वेज कंटेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू रीडिंग लिटरेसी एंड लैंग्वेज लर्निंग। एक तरीके से क्या होता है इसमें, SLB होता है, सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक सबटाइटल्स भी देखने को मिलता है ना, सबटाइटल्स देखने को मिलता है। जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो हम सबटाइटल्स को यहाँ पर रीड करते जाते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, हमें वो जो कंटेंट होता है वो समझ में आने लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर कंटेंट इस चीज के बारे में यहाँ पर हमें बता रहा है। लेकिन हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके सबटाइटल्स हमें नहीं मिलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस के भी सबटाइटल्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हमारे कंटेंट में। तो एक तरीके से ये मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा रीडिंग, जो हमारे लर्निंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। ओके तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्या है, किससे रिलेटेड है, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यहाँ पर हम बात करें किसकी, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया में क्या करेंगे, कंपनीज को बुलवाएंगे, क्या करेंगे, कंपनीज को लेकर आएंगे। इसी के चलते हमने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI स्कीम। आई होप आपको ये पता होगा। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जो जितनी भी आपकी फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें पैसा देंगे ताकि वो क्या करें, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें गुड्स का। ठीक है, मतलब गुड की मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ करें, इंडिया में करें। किस स्कीम के थ्रू, PLI स्कीम के थ्रू। इनको इस स्कीम के थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज हैं उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू क्या होता है, जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म देखने को मिलता है। इसी के चलते फाइनेंशियल ईयर 2018 में हमने ये देखा कि हमारा जो फोन का एक्सपोर्ट है, मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट, वो $300 मिलियन जंप करके जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं तो अभी भी ये $11 बिलियन हमारा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब 300 मिलियन से हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हमारा जो मतलब मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट हो रहा है $11 बिलियन यहाँ पर पहुंच चुका है। मतलब मिलियन से हम बिलियन की तरफ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर RBI की गवर्नर है उन्होंने ये कहा कि ये मतलब जो डेटा दिखाया जा रहा है एक्सपोर्ट का वो मतलब कि ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि हम स्क्रीन की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं, इसको हमने इंपोर्ट किया है मोबाइल फोन्स में यूज करने के लिए। ओके, मोबाइल फोन में इनका यूज करने के लिए हमने इंपोर्ट किया है। तो मतलब जितना आइटम हमने एक्सपोर्ट नहीं किया उससे ज्यादा तो हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या है, बैलेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं है जितने भी हमने यहाँ पे स्क्रीन, बैटरीज, ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया है वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में ही यूज़ हुई हो, वो कंप्यूटर मॉनिटर, DSLR कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये सारी चीज़ें यूज़ हुई। तो थोड़ा ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चल रहा है कि देखिए, मोबाइल फोन प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द PLI स्कीम ओनली अराउंड 22% सो फार। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि PLI स्कीम में हम बात करते हैं तो इंडिया में जो आपकी स्कीम है उसमें से सिर्फ 22% ही इस मोबाइल फोन में इसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्कीम क्या है आपकी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2020 में टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द इंपोर्ट बर्डन। यहाँ पर जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए और जो इंपोर्ट का बर्डन है उसको कम करने के लिए। ठीक है, ये इसमें क्या होता है आपका, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था हमारा इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, कैंपेन के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें आप इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी कोविड-19 के बाद हमें ये पता चला कि हम जो ये कंट्रीज है, चाइना है और अदर कंट्रीज है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था। ठीक है, इसमें मेनली पहले स्टार्टिंग में 3 जो सेक्टर्स थे उसको ज़्यादा टारगेट किया गया था। कौन कौन सा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एंड मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। ओके, तो आई होप आपको ये स्कीम क्या है इस रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं किसमें, नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी क्या है, आपको पहले उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये आपको यहाँ पर इस मैप में देखेंगे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका नॉर्थ सी। यहाँ पे आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी भी यहाँ पर है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। ये आपका यहाँ पर इंग्लिश चैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका अटलांटिक ओशन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये अटलांटिक ओशन, ये इंग्लिश चैनल, ये नॉर्थ इंडिया,
ये ब्रिटेन हुआ आपका, ये बेल्जियम, जर्मन एम्पायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको नॉर्थ सी क्या है ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं, उन्होंने एक बैकअप प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, जो आपका नॉर्थ सी है ना, नॉर्थ सी का सॉरी ये जो नॉर्थ सी है हमारा, उसमें यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी फॉसल फ्यूल को, वहाँ पे जो फॉसल फ्यूल्स हैं, तो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हम वहाँ पे जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनकी यहाँ पे ड्रिलिंग की जाएगी ब्रिटेन के कॉस्ट में। इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रेज आ रहा है। कंसर्न क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसके चलते? कंसर्न सबसे बड़ा ये आ रहा है कि इससे जो हमारी जो कार्बन का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वाटर है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रिस्क में रहेंगे, है ना। जितने भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल यूएस बेस्ड यहाँ पर ये जो ग्रुप है, उन्होंने ये कहा कि अगर ऑफशोर में यहाँ पर ड्रिलिंग होती है तो ड्रिलिंग के कारण यहाँ पर जो वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, वर्कर ये रिस्क में रहेंगे। यहाँ पर अगर हम ड्रिलिंग होती है आपके ओशन में और सी में, तो जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होंगे, जिसके कारण आपको क्लाइमेट चेंज में आपको थ्रेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारा जो ओशन है और सी का लेवल है वो भी क्या हो सकते हैं, राइज हो सकता है। ये जो मराइन आपकी बायोडाइवर्सिटी उसको डायरेक्टली क्या कर सकता है, रिस्क में ला सकता है। तो मतलब एक तरीके से जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है, पूरी तरीके से जो वहाँ का वाटर है, कार्बन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और वाटर को वो क्या कर देगा, पूरा एसिडिक कर देगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है। अब देखते हैं फर्दर यहाँ पे क्या एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर रिपोर्ट भी आई है कि हमें क्या करना चाहिए इसको। यहाँ पर जैसे कि हमारी रिपोर्ट है, ऑलरेडी जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो यहाँ पर राइज हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो चुका है। अगर हमने फिर से इस तरीके के कोई भी केसेस मतलब कि एक्शन लिए तो जो हमें क्या है, इसके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं। देखिए हमारे आर्टिकल और जितने भी न्यूज़ थे यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके नाउ, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गुप्ता जब डिक्लाइन होता है और हर्षवर्धन का यहाँ पर राइज होता है 7th century में, तो कौन कौन से किंगडम्स यहाँ पर थे जो नॉर्थ इंडिया में, आपका जो नॉर्दर्न इंडिया थे, वहाँ पर पावर को होल्ड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखें जो गुप्ता और मगधा थे यहाँ पर इस पावर को होल्ड करे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। द परमास की बात करते हैं, ये आपका गलत है। परमास जो आपके नदन इंडिया थे वहां पर पावर को होल्ड नहीं कर रहे थे। हम बात करते हैं पुष्यभूतिस की, तो ये यहाँ पर पावर को होल्ड कर रहे थे, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। यहाँ पर मुखारिस की बात करते हैं, मुखारिस ऑफ कन्नौज, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यादवाज ऑफ देवागिरी, तो ये गलत हो जाता है। और 6 की बात करते हैं मैत्राक्षक ऑफ वल्लभी, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1, 3, 4 एंड 6, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।